हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, तो 5 कंचे हैं वो लाल रंग के हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? तो हमें पहले ये बताना है कि जो लाल कंचा निकाला जाए अगर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। दूसरा क्या है, सफेद कंचा अगर निकाला जाएगा तो उसकी प्रायिकता क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर अगर हरा कंचा ना निकालें हम, तो अगर हरा कंचा नहीं निकालना चाहते हैं तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमको ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि लाल कंचे कितने हैं यहाँ पर। तो लाल रंग के कंचे कितने हैं यहाँ पर, 5, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद सफेद रंग के कंचे कितने, 8 हैं, तो लिखेंगे सफेद रंग के कंचे बराबर कितना, 8। अब हरे रंग के कंचे भी इसमें दे रखे हैं, तो लिखेंगे हरे रंग के कंचे बराबर कितना, 4 दिए हुए हैं। अब हमको जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला, लाल रंग का कंचा निकालने की प्रायिकता, पहले तो हमको फर्स्ट यही निकालना है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लाल रंग का कंचा, लाल कंचों की संख्या, भाई लाल रंग के कंचों की संख्या या लाल कंचों की संख्या, और बटे में कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या। अच्छा, यहाँ पर हमने कुल कंचों की संख्या तो लिखी नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं साइड में कि कुल कंचे। अब कुल कंचे कितने हैं इसमें, सभी को गिन लेंगे, 5, 8 और 4, तो यहाँ लिखेंगे 5 + 8 + 4, तो 8 और 4 12 और 5 17। इसका मतलब 17 टोटल कंचे हैं हमारे पास। ठीक है, कुल कंचे कितने हैं, 17 है। अब जो पहले का आंसर है भाई लाल रंग के कंचे, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यहाँ आर स्मॉल बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की क्या आएगी, लाल रंग के कंचे, तो लाल रंग के कंचे कितने हैं, 5 हैं, तो 5 लिख देंगे। और बटे में कुल कंचे कितने हैं, 17 है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे। तो ये पहला आंसर हमारा आ गया कि जो लाल रंग के कंचे हैं वो कितने हैं, 5/17 है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई है 5/17 आई है। ठीक है, बस इसी तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, और आप अगर खुद से लगाकर देखना चाहते हैं तो आपसे भी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सफेद रंग के कंचे कितने, 8 है यहाँ पर। हमें क्या निकालना है कि जो निकाला गया कंचा हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो सफेद रंग का कंचा हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सफेद रंग का कंचा निकालने की प्रायिकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि सफेद कंचा यानी कि सफेद रंग का कंचा, सफेद कंचों की संख्या, सीधे लिख देते हैं सफेद कंचों की संख्या, और बटे में क्या, कुल कंचों की संख्या, तो कुल कंचों की संख्या ये लिख देते हैं। तो अब यहाँ सफेद रंग के कंचे निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर, तो W स्मॉल बना देते हैं या पूरा व्हाइट लिख सकते हैं, PW निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ बराबर का निशान लगा लेते हैं। सफेद कंचे कितने हैं हमारे पास, 8 है, और टोटल कितने हैं, 17 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8/17। दूसरा आंसर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया यहाँ पर। अब थर्ड क्वेश्चन बोला है हमें, थर्ड जो पूछा है कि जो कंचा है वो हरा रंग का ना हो। अब हरा रंग का ना हो इसका मतलब क्या है कि या तो वो लाल हो सकता है या तो वो सफेद हो सकता है, भाई तभी तो हरा रंग का नहीं होगा ना। हरा रंग का नहीं पूछा है, इसका मतलब या तो वो लाल होगा या तो वो सफेद होगा, तभी तो हरा नहीं होगा। तो फिर क्या है, 5 और ये 8 कितने, 13 हो गए। तो इसका मतलब अगर हरा नहीं लेते हैं तो बाकी कंचे बचे हुए कितने कंचे हैं, तो 13 कंचे हैं। तो बस हमें क्या लिखना है कि हरे रंग का कंचा निकालने की प्रायिकता बराबर। अब यहाँ पर हरे रंग का कंचा ना निकालने की प्रायिकता, 1 मिनट, हरे रंग का कंचा यहाँ पर नहीं और लिख लेते हैं क्योंकि नहीं निकालना है हमको, नहीं निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए हरे रंग के कंचे नहीं निकाले, इसका मतलब लाल प्लस सफेद, लाल प्लस सफेद कंचों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना है, कंचों की संख्या, यहाँ छोटा छोटा मैंने लिख दिया, बटे में फिर से वही कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की
संख्या। ठीक, तो बस अब हरे रंग का कंचा नहीं निकालना है, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो हरा मतलब ग्रीन, और यहाँ नॉट लगा देंगे कि ग्रीन नॉट निकाल रहे हैं। ठीक, अब लाल और सफेद रंग के कंचों की संख्या कितनी है? अब लाल रंग के 5 है और सफेद रंग के 8 है, तो 8 5 13, तो इसका मतलब 13, और बटे में कुल कंचे कितने हैं? 17, तो यहाँ 17 लिख देंगे। यानी कि जो टी ग्रीन नॉट कितने हैं? 13/17, और ये आंसर हो जाएगा। अब तीनों आंसर को एक साथ लिख देते हैं। तो पहला था कि लाल के लिए क्या आंसर आया था? 5/17, और सफेद के लिए आंसर आया था 13/17, हाँ 8/17, 1 मिनट, यहाँ 8/17 और ये 8 है। उसके बाद में हरे कंचे नहीं, तो हरा नहीं लिख देते हैं। हरा नहीं के लिए क्या आया था? 13/17, तो ये पूरा एक बार आंसर ऐसे दिखा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो बोला है 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपए एक के 50 सिक्के हैं, तो जो 1 रुपए है उसके 50 सिक्के पड़े हुए हैं पिगी बैंक में। पिगी बैंक का मतलब जो जिसमें बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं ना, वो पिगी मतलब जो वो खिलौना होता है ना, पिग वाला खिलौना, उसको पिगी बैंक बोलते हैं, जिसमें बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं। रुपए एक के 50 सिक्के हैं, रुपए दो के 20 सिक्के हैं। अब दो के कितने? 20 सिक्के हैं, और 5 के कितने? 10 सिक्के हैं। तो यहाँ सिक्कों की संख्या दे रखी है कि 50 के 100 सिक्के हैं, एक के 50 सिक्के उसमें पड़े हुए हैं, एक एक के 50 सिक्के हैं, और दो दो के 20 सिक्के पड़े हुए हैं, और 5 5 के कितने? 10 सिक्के उसमें पड़े हुए हैं पिगी बैंक में, यानी कि वो पिग वाले खिलौने में। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, ठीक है, तो अगर पिगी बैंक को उल्टा करते हैं और उसमें से कोई एक सिक्का गिरता है, उसके परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, अब हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, यानी कि जो सिक्का गिरेगा वो 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या प्रायिकता होनी चाहिए। पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 5 का नहीं होना चाहिए, तो 5 का नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या? या तो वो 50 पैसे का हो सकता है, या 1 रुपए का हो सकता है, या फिर 2 रुपए का हो सकता है। भाई तभी तो 5 का नहीं होगा ना। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो जो दिया है वो लिखेंगे। तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो यहाँ लिखेंगे, आंसर डाल देते हैं, 5 पैसे के सिक्के। 5 पैसे के सिक्के कितने हैं यहाँ पर? 100, ये 100 हो गए। एक के 50 सिक्के हैं, तो 1 रुपए, 1 रुपए के सिक्के, तो ये कितने हैं? ये हैं 50। ठीक है, अब जो 2 के 20 सिक्के, मतलब कि 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? इसमें 20 हैं, और 5 के 10 सिक्के हैं, तो यहाँ 5 रुपए के सिक्के, ये कितने हैं? 10 सिक्के हैं यहाँ पर। भाई 5 रुपए के 10 सिक्के इन्होंने बोला है। ठीक है, कुल कितने सिक्के हैं? ये तो इतने, यहाँ इसके 100 सिक्के हैं, या 50 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं और 10 सिक्के, तो कुल कितने सिक्के हैं? तो यहाँ पर कुल भी निकाल लेते हैं, कुल सिक्के। तो कुल सिक्के कितने? इन सबको जोड़ देंगे, तो 100 में 50 जोड़ेंगे 150, 150 में 20 जोड़ेंगे 170, 170 में 10 जोड़ेंगे 180, यानी कि 180 सिक्के हैं। कुल सिक्के जो उस पिगी बैंक के अंदर पड़े हुए हैं वो 180 सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो गिरा हुआ सिक्का है 50 पैसे का होना चाहिए। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता, या निकालने की प्रायिकता, या निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो 50 पैसे का सिक्का गिरने की प्रायिकता, और इसमें क्या लिखेंगे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और बटे में कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो लिखे, यहाँ लिख लेते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और बटे में कुल सिक्कों की संख्या, ये लिख लेंगे। तो अब बताओ कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? भाई 100 हैं, तो 100 लिख लेंगे यहाँ पर। और कुल सिक्के कितने हैं? 180, तो यहाँ 180 लिख लेंगे। बस जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, क्या बचा? 10/18। अच्छा ये भी कट हो रहा है, इसको कट कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, इसका मतलब है 5/9। तो जो 50 पैसे के सिक्के गिरने की प्रायिकता आई है वो 5/9 आई है। तो ये आंसर यहाँ पर लिख के आंसर डाल देते हैं उसको, ये। ठीक, चलो अब इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या बोला है? 5 का सिक्का नहीं होना चाहिए। तो
सेकेंड क्वेश्चन, 5 का सिक्का न होने की प्रायिकता। अब 5 का सिक्का नहीं है, इसका मतलब या तो वो 50 पैसे का सिक्का हो सकता है, या 1 रुपए का हो सकता है, या फिर 2 रुपए का हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 50 पैसे प्लस प्लस करते जाएंगे, 50 पैसे और किसका सिक्का, 1 रुपए प्लस 2 रुपए, ठीक है, का 2 रुपए के, यहाँ के लिख लेते हैं, के सिक्कों की संख्या। भाई तभी तो 5 का नहीं होगा, इसका मतलब कि 50 का होगा, 1 का होगा, या फिर 2 का होगा, 50 पैसे का, या 1 का, या फिर 2 रुपए का हो सकता है। और बटे में क्या, बटे में कुल सिक्कों की संख्या, कुल तो लिखा ही जाता है, तो कुल सिक्कों की संख्या। तो अब 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 100 सिक्के थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 50 पैसे के 100 सिक्के थे, और 1 रुपए के कितने हैं, 50 है, और 2 रुपए के 20 हैं, तो सभी लिख लेंगे यहाँ पर, क्या 100 प्लस 50 प्लस 20, 10 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 का नहीं बोला है। और बटे में कितना, 180। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 170 आ जाएगा, क्योंकि 150 में 20 जोड़ेंगे 70, तो 170, ठीक है। यहाँ 180, अब 0 से 0 कट कर देंगे, क्या बचा, 17/18, यानी कि 5 का सिक्का ना होने की प्रायिकता 17/18, यहाँ पर आंसर लिख देंगे। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। मतलब गोपी कोई लड़की है, मैं मछली खरीदती, तो गोपी कोई लड़की है। जल जीव कुंड, जल जीव कुंड का मतलब है कि कोई ऐसा पात्र जिसमें मछलियां रखी जाए, जिसको हम लोग एक्वेरियम बोलते हैं ना, वो जल जीव कुंड उसको हिंदी में बोलते हैं, शायद ऐसा है। दुकान से मछली खरीदती है, दुकानदार एक टंकी, अब यहाँ टंकी में मछली पड़ी हुई है, तो जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली, यानी कि दुकानदार के पास एक टंकी है, उसमें 5 नर मछलियां पड़ी हुई हैं और 8 मादा मछली पड़ी हुई हैं। में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, तो जो दुकानदार है वो एक मछली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर हो। अब हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो मछली निकाली जाए वो नर मछली होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, नर मछली 5 है और टोटल मछलियां कितनी है, 5 और 8 13 है। तो बस इसकी क्या प्रायिकता होगी, 5/13, सिंपल सा है, पर हम आपको लिख के बता दे रहे हैं इसको कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि नर मछली की संख्या या मछलियों की संख्या, ऐसे लिख देते हैं, नर मछलियों की संख्या बराबर कितनी, 5, और यहाँ क्या, मादा मछलियों की संख्या बराबर कितना, यहाँ पर 8। तो कुल मछलियों की संख्या, अब कुल मछली कितनी है यहाँ पर, 13 हो गई, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे, तो कुल मछलियां हमारे पास 13 हो गई। अब हम बोला क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, तो क्या लिखेंगे कि नर मछली निकालने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे, नर मछलियों की संख्या अब बटे में कुल मछलियों की संख्या, कुल मछलियों की संख्या। ये लिख दिया हमने। तो इसका मतलब नर मछली कितनी है हमारे पास है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। कुल मछली कितनी, 13 है, तो 13 लिख देंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नर मछली निकालने की प्रायिकता क्या है, 5/13। तो ये आंसर, इसको आंसर डाल देंगे, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। पहला है कि यह जो तीर है वो 8 को इंगित करना चाहिए, एक विषम संख्या को इंगित करना चाहिए, या 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे, या फिर 9 से छोटी संख्या को इंगित करे। इंगित करे का मतलब है दर्शाए, ठीक है। और संयोग का खेल, संयोग के एक खेल में, संयोग का खेल मतलब लक बाई चांस वाला खेल जिसको बोलते हैं ना, कि लक बाई चांस से तुम्हारा क्या आएगा। जैसे यहाँ पर एक व्हील रखा हुआ है, चित्र बना है,
यहाँ पर एक व्हील रखा हुआ है और जो ये तीर का निशान दिख रहा है छोटा सा, इसका मतलब ये है जब ये तीर का निशान ऐसे घुमाया जाएगा तो कहीं किसी एक संख्या पर आकर रुकेगा। ये भाई इसको जब घुमाते हैं मेला वगैरह में आपने देखा होगा कि जब इसको ऐसे घुमाया जाता है तो तीर का जो निशान होता है ना किसी एक संख्या पर आकर रुक जाता है, फिर वहां पर कुछ ना कुछ इनाम रखा होता है, तो फिर वो इनाम मिलता है। तो यही यही जो खेल है ना ये इसी तरह का खेल होता है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, फिलहाल जो हमको जो पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, मतलब यह तीर 8 पर आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अब यहाँ पर बताओ कि 8 संख्याएं कितनी बार लिखी हैं, सिर्फ एक ही कॉलम में तो है भाई, 8 संख्याओं के लिए कितने कॉलम है, सिर्फ एक ही तो कॉलम है। तो इसका मतलब है कि यह 8 को इंगित करेगा, मतलब 1/, कितना 8, टोटल कितनी संख्या है, 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तो 8 संख्या है ना भाई। यहाँ से गिन लो, देखो यहाँ से गिनो तो 8 ही तो है, टोटल संख्याएं तो 8 है हमारे पास, यानी कि टोटल कॉलम कितने हैं, ये ऐसे कह सकते हैं कि कुल कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और फिर हमें सिर्फ एक कॉलम यानी कि 8वें कॉलम पर आकर रुकना है, तो सिर्फ एक ही कॉलम को तो हमें लेना है, तो 8 को इंगित करेगा। इसका मतलब क्या है, जो पहला सवाल का जब आंसर देंगे तो ऐसे देंगे इसमें कि 8 को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता। तो इसका आंसर या तो सीधे लिख दें या फिर थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि 8 की संख्या का कॉलम या फिर, ठीक है, बटे कुल कॉलम, तो कुल या कुल संख्याएं लिख सकते हैं, 8 की संख्या का कॉलम नहीं, 8 की संख्या लिख सकते हैं बटे कुल संख्याएं। तो 8 की संख्या, अच्छा 8 की संख्या कितनी, सिर्फ एक ही बार तो है, सिर्फ एक ही बार तो है 8 की संख्या, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 8 की संख्या सिर्फ एक ही बार एक कॉलम में है। कुल संख्याएं कितनी है, कुल 8 कॉलम में लिखी हुई है, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे, बस इसको आंसर डाल देंगे 1/8। ठीक है, फिर दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा। तो जो अब सेकेंड क्वेश्चन है क्या कि जो यह तीर है, तीर एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब विषम संख्या यहाँ पर कितनी है, एक भी विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है और 7 विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए कितने कॉलम है, 1 2 3 4, विषम संख्या के लिए 4 कॉलम है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा या दर्शाएगा भी लिख सकते हैं, विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विषम संख्याएं, जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनको काउंट करेंगे कि कितनी कितनी जगह विषम संख्याएं लिखी हैं, उनकी जगह काउंट करेंगे। विषम संख्याओं को नहीं गिनकर लिखना है कि हम ऐसे गिन लें कि 1 में 3 जोड़े, 4 और 4 में 5 जोड़े तो 9, ऐसे नहीं करना है। हमको विषम संख्याएं गिनना है कि कहाँ कहाँ पर विषम संख्याएं हैं, कितने कॉलम में, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम में विषम संख्याएं भरी हुई हैं। तो विषम संख्याएं और बटे में क्या है, कुल संख्याएं, की कुल संख्याएं कितने कॉलम में, हमको वो कॉलम गिन कर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो विषम संख्याएं कितने, 4 कॉलम में लिखी हुई हैं और बटे में क्या, बटे में 8 है। अच्छा ये वाला कट हो रहा है, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/2। तो एक आंसर हमारा ये आ गया 1/2, यानी कि विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता कितनी, 1/2, और 8 को इंगित करने की प्रायिकता 1/8 आ रही थी। ठीक है, अब बोला है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। अब इसमें बताओ कि 2 से बड़ी संख्या कहाँ कहाँ पर है। 2 से बड़ी संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 2 से बड़ी संख्या कितने कॉलम में लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है 2 से बड़ी संख्या के लिए भाई, 6 कॉलम है। और टोटल कितने कॉलम है, 8 है। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसका मतलब 6/8, तो उसको भी कट कर देंगे। चलिए अगले पेज पे लगाते हैं वाला कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, बराबर में क्या लिख देंगे कि 2 से बड़ी संख्याएं और बटे में क्या, कुल संख्याएं, यानी कि कुल संख्याओं के कितने कॉलम हैं, वो कुल संख्याएं। तो ऐसे लिख लेंगे। अब 2 से बड़ी संख्याएं कहाँ, 6 कॉलम थे उसके लिए, तो 6 लिखेंगे, बटे में 8 लिखेंगे, कट कर देंगे 3 से, तो 2 से कट करेंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8, इसका मतलब 3/4। तो ये जो आंसर आ रहा है इसका एक, कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता 3/4। अब एक लास्ट बचा है हमारे पास चौथा क्वेश्चन, उसमें क्या था एक बार देख लेते हैं पहले।
अब क्वेश्चन नंबर, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है पूछा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, मतलब 9 से छोटी संख्या को दिखाएगा। तो इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं तो 9 से छोटी ही है ना, यानी कि 8वां कॉलम हमें लेने हैं, क्योंकि सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं। 8 भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, तो कितने कॉलम है जिसमें 9 से छोटी संख्या है, तो सभी कॉलम यानी 8 के 8 कॉलम में 9 से छोटी संख्याएं ही तो लिखी हुई है। और टोटल कितने कॉलम है वो तो हमें अकाउंट में लिखना ही होता है, और टोटल कॉलम तो 8 है वो हमको पता है, लेकिन आठों के आठों कॉलम में 9 से छोटी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो बस इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो बराबर में क्या लिखेंगे, 9 से छोटी संख्याएं बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, तो 9 से छोटी संख्याएं 8 कॉलम में, 8 कॉलम में लिखी हुई थी, और कुल संख्याएं 8 है हमको पहले से पता है, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, इसका मतलब यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी के सभी आंसर निकल आए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी कि एक पासा है और उसको एक बार ऐसे उछाल दिया जाता है, तो एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो ये सारे के सारे कंडीशन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनको प्राप्त करना है, तो इनके लिए प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो एक अभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एक अभाज्य संख्या आए उसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई एक संख्या आए उसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए, और एक विषम संख्या आए तो उसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए। अब जो एक पासा होता है, इसका आंसर हम यहाँ से लिखते हैं कि पासे पर अंक, तो पासे पर कौन कौन से अंक होते हैं पहले तो वो बताओ। एक तो एक तरफ 1 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, फिर 3 लिखा होता है, फिर 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है और 6। पासे पर इतने ही अंक लिखे होते हैं। कुल अंक कितने हैं, अगर हम इनको गिनते हैं तो ये कुल कितने अंक लिखे हुए हैं भाई, कुल कितनी जगह पर अंक लिखे हैं हमको ये बताना है, इनको जोड़ना नहीं है। कुल कितनी जगह पर, 5 से में कुल कितनी जगह पर अंक लिखे होते हैं वो हमको बताना है। तो कुल 6 जगह पर अंक लिखे हुए होते हैं, जो पासा होता है उसमें हम गिनेंगे तो 6 जगह पर अंक लिखे होते हैं, तो बस ये हो गया, कुल अंक हमारे 6 हो गए। ठीक है, अच्छा अब पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। अब बताओ इसमें से क्वेश्चन में जो हमने अभी भी पासे पर अंक लिखे हुए हैं, इनमें अभाज्य कौन कौन से, 2 को अभाज्य मानते हैं, 3 को अभाज्य मानते हैं और 5 को अभाज्य मानते हैं। 1, 4 और 6 इनको हम अभाज्य नहीं मानते हैं। यानी कि अभाज्य हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें, एक, एक नहीं, 2, 3 और 5, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं जो अभाज्य हैं, तो इनको गिनो, 1, 2, 3, भाई 3 संख्याएं ही तो ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या लिखेंगे कि अभाज्य संख्याएं और बटे में क्या, कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, या फिर आप ये भी लिख देंगे तो दोनों ही सही है। तो चलिए अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और बटे में कुल संख्याएं कितनी भाई, कुल कितनी जगह पर संख्याएं, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब यहाँ क्या 1/2, ये पहला आंसर आ गया हमारा। दूसरा क्या बोला है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं, यहाँ पर भी तो 3 संख्याएं ही तो है भाई, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, 1, 2, 3, इनको गिनेंगे ना कितनी है, तो 1, 2, 3। तो यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो उसका आंसर भी यही आना चाहिए, 1/2, क्योंकि यहाँ पर भी 3 संख्याएं और बटे में 6 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर गिनते हैं तो 6 संख्याएं हैं। तो बस लिखेंगे 2 और 6, अच्छा यहाँ 6 लिखना था, ओके, 6 के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम इसको ये ना लिखना चाहें कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या बटे कुल संख्या, तो ऐसे लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम। ठीक है, अगर आपको समझ में आए कि यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। वैसे आप यहाँ पर ये लिख सकते थे कि 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्या है बटे में कुल संख्या है, तो ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है। तो कुल परिणाम, अच्छा अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, तो 1 2 3, इसके लिए अनुकूल परिणाम तो 3 ही तो है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और बटे में कुल परिणाम 6 है, क्योंकि हमने कुल संख्याएं देखी 6 है, 6 जगह पर लिखी हुई है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो 1/2 ही आ रहा है। अब इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, एक विषम संख्या है। अब ये भी मुझे लगता है 1/2 ही आंसर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि विषम संख्या पूछा है। विषम संख्या इसमें 1 3 और 5, यहाँ पर भी 3 संख्याएं ही हैं जो कि विषम है, 1 3 5 ये विषम संख्याएं हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। अब इसमें विषम संख्या है बटे कुल संख्या है, या फिर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही चाहिए। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 3 है, क्योंकि विषम संख्या 3 जगह पर लिखी हुई है, और कुल परिणाम 6 है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो जो ताश होते हैं, ताश में 52 पत्ते होते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, लाल रंग का बादशाह होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो बादशाह हो वो लाल रंग का हो। दूसरा है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए। तीसरा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होना चाहिए, पान का गुलाम होना चाहिए, हुक्म का पत्ता होना चाहिए, या फिर एक ईंट की बेगम होनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि जो 52 पत्ते होते हैं ना, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अगर आप पत्तों के बारे में नहीं जानते हैं तो पहले आप जानिए कि ताश के पत्तों में कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो यहाँ हम साइड में बनाए दे रहे हैं, इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। तो पहला होता है चिड़ी का, या बनाए दे रहे हैं हम चित्र, चिड़ी का चित्र देखो ऐसे बनता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब हमें भी उतना याद नहीं है, पर ये ऐसे कुछ चिड़ी बनता है, इसको हम लोग चिड़ी कहते हैं। और ये ब्लैक कलर का होता है, जो ये चिड़ी होता है ना, ये इसका कलर जो होता है काला होता है, यानी कि यहाँ पर हम ब्लैक लिखे दे रहे हैं, काला। ठीक है, चिड़ी ब्लैक कलर का होता है। और यहाँ पर एक पान का पत्ता होता है, या काला ये है तो एक और काला पत्ता होता है, पहले उसको बना देते हैं। तो एक काला पत्ता होता है ऐसे करके, ये बनता है। ठीक है, और ये नीचे ऐसे यहाँ पर कुछ लगा हुआ होता है, मुझे खूब याद नहीं, पर कुछ ऐसे ही बनता है, ये यहाँ नीचे को ऐसे लगा होता है, ये ब्लैक कलर का पत्ता होता है ये भी। तो इसको बोलते हैं हुकुम का पत्ता, हुकुम। तो ये हुकुम हो गया, ये ऐसे अच्छा सा बनता है ऐसे, बढ़िया। ये भी ब्लैक कलर का ही पत्ता होता है। ठीक है, तो दो ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये सब ब्लैक कलर के बने हुए होते हैं उसमें। और इसके अलावा एक दिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पान का पत्ता, ये ऐसे दिल तरह का बना होता है एक, इसको बोलते हैं पान का पत्ता। ठीक है, ये हुकुम होता है, हुकुम मतलब ये उल्टा दिल बना होता है, उसमें यहाँ से ऐसा कुछ लगा हुआ होता है, तो ये हुकुम हो गया, ब्लैक होता है। ये पान का पत्ता बस ऐसे ही बना होता है, ये रेड कलर का होता है, इसको रेड नाम दे दिया हमने। और एक और होता है ईंट का पत्ता, इसको बोलते हैं, ये ऐसे बना होता है, ईंट बोलते हैं इसको, ईंट का पत्ता। ईंट का पत्ता ये भी रेड कलर का होता है। तो कलर समझ में आ गए। और ये होते हैं कितने, 13, ये भी 13 होते हैं संख्या में, और ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते, तब तो 52 पत्ते हुए भाई, 13 13 13 13, तब तो टोटल 52 पत्ते होंगे, 13 13 पत्ते ये होते हैं। ठीक है, अच्छा और इसमें क्या समझाना है, 1 से लेकर 10 तक पत्ते होते हैं, और हर एक के 4 पत्ते होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि यहाँ साइड में और लिखते हैं कि अगर हम बात करें कि 1 से लेकर के 10 तक के पत्ते होते हैं, और हर एक के 4 पत्ते, यानी 1 के 4 पत्ते होते हैं, 2 के भी 4 होंगे, ऐसे सबके 4 पत्ते होते हैं 10 तक, मतलब सबके 4 4 होते हैं, 10 तक क्या। उसके बाद इक्का आ जाता है, 10 के बाद इक्का होता है, फिर ये इक्का को मतलब ए बोलते हैं, ए को इक्का बोलते हैं। उसके बाद इक्का के बाद शायद गुलाम आता है, जे जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ के एक किंग होता है, के होता है, और एक क्वीन होती है। ठीक है, किंग है, क्वीन है, और एक ये गुलाम होता है, और ये एक इक्का होता है। इतने पत्ते होते हैं। ठीक है, अब बस अब इतना ही शायद जानना काफी था। ठीक है, और अगर कुछ इसमें बताने लायक होगा तो हम बता देंगे।
चलो फिलहाल अच्छा ये हाँ और देख लो कि जितने भी ये पत्ते होते हैं उसमें सबके इन सबका एक एक पत्ता शामिल होता है, यानी कि जो 1 से 4 तक पत्ते होते हैं ना इन सबका एक एक पत्ता शामिल होगा। एक में 4 पत्ते हैं तो एक ये एक ये एक ये एक ये 4 हो गए। फिर इसका भी एक पत्ता, अगर हम के का कोई पत्ता लेना चाहें तो उसमें भी ये 4 पत्ते मिलेंगे हमको, तो कोई एक पत्ता ले सकते हैं। इसी प्रकार क्यू में भी 4 पत्ते होते हैं और जे में भी 4 पत्ते, मतलब सबके 4 4 पत्ते ही होते हैं, तो 2 रेड और 2 ब्लैक, सबके ऐसे ही पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 और ये 4, और 1 से लेकर के 10 तक ये गिनती होती है, ये भी सब 4 4 ही होते हैं। तो इतने टोटल पत्ते होते हैं। जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाना था वो हमने इसमें पत्तों के बारे में समझा दिया है। फिर अब क्वेश्चन में देखेंगे, अगर कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ समझाना है तो हम आपको साथ में समझाते जाएंगे। ठीक है, तो अब जो पहला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बादशाह। अब बादशाह हम इसको बोलते हैं के को। तो अब लाल रंग के बादशाह, अब पहले बताओ कि बादशाह होते कितने? तो बादशाह तो 4 होते हैं ना, बादशाह 4 होते हैं। लेकिन लाल रंग का बादशाह कहाँ है? अब बादशाह 4 है तो ये चारों एक एक पत्ते होंगे। तो लाल रंग का बादशाह मतलब 2 ही तो बादशाह हुए लाल रंग के, एक पान का होगा एक ईंट का होगा। तो बादशाह कितने हुए लाल रंग के? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला जो इसका आंसर है कि लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता तो क्या होगा? अब यहाँ या तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, या फिर लाल रंग का बादशाह बटे कुल कार्ड यानी कुल ताश। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं कि लाल रंग का बादशाह बटे में कुल ताश, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लाल रंग के बादशाह 2 हुए और कुल ताश कितने हुए? 52 कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी कि 1/26। ये पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अच्छा फेस कार्ड की बात रह गई, तो इसमें फेस कार्ड कितने हैं? ये जो ये है 3 भाई, ए को फेस कार्ड नहीं बोलते हैं। जे यानी कि गुलाम बेगम और बादशाह, इन तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें ना चित्र बना होता है, इन तीनों में चित्र होता है। तो फेस कार्ड कितने हैं? 4 4 8 4 12। तो ये 12 जो है ये फेस कार्ड है। अच्छा ये ए शायद नहीं होता है, इस ए की जगह पर, इस 1 की जगह पर ही ये ए होता है मेरे हिसाब से, ऐसा है कुछ। यानी ये ए नहीं होता है, ए की जगह पर 1 होता है, और गिनती में 1 होता नहीं है। ठीक है, ताश में गिनती में 1 नहीं होता है, 2 से गिनती होती है, 2 3 4। और ये जो ए होता है ना, ये ए यहाँ नहीं, यहाँ ए से शुरू करते हैं, ए फिर 2 फिर 3 ऐसे शुरुआत होती है यहाँ पर। तो अब जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड हमारे पास सिर्फ इतने हैं, कितने? 1 2 3। तो फेस कार्ड हमारे पास 3 है। तो 3 का मतलब क्या कि इसके 4 इसके 4 इसके 4, यानी कि टोटल 12 फेस कार्ड है हमारे पास। तो अब बोला है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे? अब फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 12 हैं। तो अब इसमें या तो आप अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थिति लिखें, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो फेस ये लिख सकते हैं, फेस कार्ड वाले पत्ते बटे में कुल पत्ते, कुल पत्ते। अच्छा फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हैं? 4 4 8 4 12, तो यहाँ लिख देंगे 12, और बटे कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 52। तो अब कट करेंगे, 4 से शायद ये कट हो रहा है, तो 4 3 12 और 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि 3/13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 3/13, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो अच्छा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर मतलब फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं? टोटल तो 12 है ना फेस कार्ड। तो लाल रंग के कितने होंगे? लाल रंग के आधे ही होंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि 2 इसके लाल रंग के, 2 इसके लाल रंग के, 2 इसके लाल रंग के। मतलब लाल रंग का अगर तस्वीर वाला पत्ता की बात करें तो ये तो 6 हो गए भाई, 2 2 यहाँ, 2 2 4 तो 6। तो लाल रंग के 6 हो गए, और बटे में क्या? बटे में टोटल 52 लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बराबर पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता, पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ बराबर क्या लिखेंगे कि लाल रंग का तस्वीर
वाला पत्ता, और बटे में क्या, कुल पत्ते, या कुल ताश कुछ भी लिख सकते हैं, कुल पत्ते, ठीक है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी कि 6/52, तो 3 से कट कर लेते हैं। दो से कट कर लेते हैं, 2×3=6, और ये 2×2=4 और 2×6=12, यानी कि 3/26, तो एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा। चौथे में बोला है कि पान का गुलाम, हमें पान का गुलाम बताना है इसमें। तो यहाँ देखिए, पान पान तो इसमें एक ही होगा ना, ये गुलाम जो है, ठीक है, इसमें एक ही तो पान होगा। भाई गुलाम बोला है और वो भी पान का बोला है, तो पान का गुलाम केवल एक होगा, क्योंकि इसके 4 पत्ते होते हैं, गुलाम के 4 पत्ते होंगे, तो 1 2 3 4, 4 पत्ते हैं, लेकिन पान का बोला है तो पान का तो एक ही पत्ता होगा ना टोटल। तो लिखेंगे पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता, तो बराबर पान का गुलाम बटे कुल पत्ते। तो पान का गुलाम एक ही तो है और बटे कुल पत्ते कितने, 52 है, तो इसका यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और बचे, इनको यहाँ साइड में लगाते हैं। अब बोला है एक हुकुम का पत्ता। अच्छा, हुकुम के कितने पत्ते हैं इसमें, देखिए हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं। भाई हुकुम के 13, चिड़ी के 13, पान के 13, ईंट के 13, तो हुकुम के कितने, 13 पत्ते हैं ना टोटल। तो बस यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5वां है हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा हुकुम के पत्ते हैं कितने, 13 हैं, तो हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं आंसर, 13 बटे क्या, 52, तो 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4, ये आंसर हो गया इसका, 1/4। ठीक, अब अगला बच्चा है एक लास्ट इसका 6वां, एक ईंट की बेगम। अच्छा, तो ईंट देखिए, ईंट ऐसी होती है लेकिन बेगम कहा है, तो अगर ईंट की बेगम कहा है तो अब ईंट जो बेगम है उसमें भी तो 4 पत्ते होंगे, लेकिन ईंट की बेगम बोला है, तो यानी ईंट की बेगम तो सिर्फ एक ही होगी। तो लिखेंगे कि ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ईंट की बेगम बटे कुल पत्ते। तो ईंट की बेगम कितनी, एक ही है, कुल पत्ते 52 है, तो बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना था, इसके सभी आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। नंबर 15 है, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी तरह फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, 5 पत्ते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पत्ते हैं और एक बेगम निकालनी है, तो प्रायिकता क्या होगी, 1/5, सीधी सी बात। तो उसको कैसे लिखेंगे आंसर, तो पहले पत्ते लिखेंगे, कौन कौन से पत्ते हैं। तो पत्ते कौन कौन से हैं, दहला यानी कि 10 है, तो इसको दहला लिखे दे रहे हैं, दहला हो गया। फिर दूसरा गुलाम है, गुलाम मतलब जे होता है। फिर बेगम है, मतलब क्वीन है। बादशाह मतलब के है, तो बादशाह। और फिर यहाँ पर क्या है, इक्का है, इक्का मतलब जो वो ए बनता है, ठीक है, इक्का। तो ये 5 पत्ते हैं। तो कुल हमारे पास पत्ते कितने हैं इसमें से बताना है, तो कुल पत्ते कितने हैं, फिलहाल तो 5 पत्ते हैं, कुल पत्ते 5 हो गए। अब बोला क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेगम निकालने की प्रायिकता, एक बेगम निकालने की प्रायिकता, एक बेगम निकालने की प्रायिकता क्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर बेगम कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पत्ते हैं, तो उसमें बेगम तो सिर्फ एक ही है ना, तो एक और बटे में कितने कुल पत्ते हैं, 5। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि बेगम, बेगम का पत्ता और बटे में कुल पत्ते, ऐसे भी लिख सकते थे। भाई ये हमने 1/5 सीधे सीधे लिख दिया है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे कि बेगम या अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, सबसे बढ़िया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए कि बेगम का पत्ता बटे में क्या, कुल पत्ते, तो ऐसे भी लिखा जा सकता था, कुल पत्ते, तो बेगम का पत्ता 1 हो गया और कुल पत्ते 5 हो गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक,
अब इसका जो सेकंड है, अच्छा सेकंड में 2 क्वेश्चन है, तो पहला ए वाला है। सेकंड क्वेश्चन है यदि बेगम निकल आती है, तो अगर उन 5 पत्तों में बेगम निकल आई तो उसे अलग रख दिया गया, यानी कि उन पत्तों में वापस नहीं मिलाया गया, उसको अलग रख लिया गया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो फिर एक अन्य पत्ता निकालेंगे, भाई बेगम से मतलब नहीं है। अब जो वो टास्क है, जो बचे हुए टास्क कितने, अब बचे हुए टास्क तो 4 ही है ना हमारे पास, तो जो टास्क बचे हुए हैं उनको फिर से फेंटा गया और फिर से एक पत्ता निकाला गया। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा जो निकाला गया पत्ता हो वो इक्का हो। अब हमको बताना है कि जो पत्ता है वो इक्का निकले। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बचे हुए पत्ते कितने हैं, तो इसमें पत्ते बचे कितने हमारे पास, तो हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन पत्ता बचा है, एक तो दहला बचा है, ठीक है, फिर बचा है गुलाम, और फिर बेगम तो निकल चुकी है, बादशाह, और फिर बचा है इक्का। तो हमारे पास 4 ही तो पत्ते बचे हैं केवल। तो यहाँ पर कुल पत्ते कितने हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 अलग है थोड़ा सा, ठीक है, उसी से रिलेट करता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कुल पत्ते हमारे पास 4 हैं, क्योंकि बेगम तो निकल चुकी है, उसको निकाल के अलग रख दिया, तो 4 ही पत्ते तो बचे हमारे पास। तो अब इसका ए है, इसका फर्स्ट है कि इक्का निकालने की प्रायिकता, इक्का निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्का का पत्ता और बटे में क्या, कुल पत्ते, कुल पत्ते। तो इक्का वाला पत्ता, अच्छा इक्का यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है इक्का, तो इक्का एक ही तो है, इन सब पत्तों में इक्का एक है। तो 1 और बटे कुल पत्ते कितने हैं, 4, तो 1/4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बी वाला करेंगे। अच्छा बी में क्या बोला है कि एक बेगम निकालने की प्रायिकता क्या है, तो लिखेंगे कि एक बेगम निकालने की प्रायिकता। तो एक बेगम निकालने की प्रायिकता, तो क्या लिखेंगे, बेगम का पत्ता बटे कुल पत्ते। अच्छा बेगम यहाँ पर है कितनी, अब देखो इन पत्तों में क्या कोई बेगम है, बेगम तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि बेगम को निकाल के हम रख चुके हैं। अब इन पत्तों से बेगम निकाले, तो जब बेगम है ही नहीं तो बेगम कहाँ से निकालेंगे, तो इसका मतलब बेगम का पत्ता 0 और कुल पत्ते कितने हैं 4, तो 0/4, तो फिर से कितना 0 आ गया आंसर। तो यानी कि बेगम का पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या, 0। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। क्वेश्चन नंबर 16 है किसी कारण 12 खराब पेन, तो खराब पेन 12 है, 132 अच्छे पेन, 132 पेन अच्छे हैं, ठीक है, में मिल गए हैं, यानी 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, यानी कि देखने से ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा खराब है। इसका मतलब है वो अंदर से जब उसको हम लिखना चालू करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तब पता चलता है कि पेन खराब है या अच्छे हैं। यानी कि अगर पेन रखे हुए हैं ऐसे सारे के सारे, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा खराब पेन है। ठीक है, तो यही लिखा है कि देखकर यह नहीं बता सकते कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में, यानी कि जो मिला दिए गए हैं 12 और 132 पेन, जब सबको मिला दिया गया तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। अच्छा यादृच्छिक यहाँ पर बार बार आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, यादृच्छिक का मतलब है एक बार में चुनने की प्रक्रिया। ठीक है, एक बार में कोई वस्तु चुनने की प्रक्रिया, उसको यादृच्छिक बोलते हैं। यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि अच्छा होने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितनी 12 है, और अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, अच्छे पेनों की संख्या ये कितनी है 132। अब कुल पेन कितने हैं, यहाँ पर कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेन कितने हैं, इसको जोड़ देंगे, 2 2 4 और 3 और 1 4 और एक ये लिखा रहेगा, यानी कुल 144 पेन हो गए हमारे पास। अब बोला है कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पेन के पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, तो पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी कि अच्छे पेनों की संख्या, भाई अच्छे के लिए कर रहे हैं तो अच्छे पेनों की संख्या और बटे में क्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या लिख लिया हमने। अच्छे पेनों की संख्या, अब अच्छे पेन कितने हैं 132 और कुल पेन कितने हैं 144। अब इसको काट देंगे,
कट करेंगे तो 12 से कट हो रहा है, 12 एक कम 12, एक बचेगा, फिर से 12 एक कम 12, ये भी 12 से कट हो जाएगा, तो 12 एक कम 12, और यहाँ 2 बचेंगे, 24, 12 दूनी 24, इसका मतलब 11/12। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 11/12 आ रहा है। ठीक है।